ठीक है ऋचा, जिन लोगों ने मायावती जी और उनसे उससे पहले कांशीराम जी को नज़दीक से देखा, मैंने एक पत्रकार के नाते कांशीराम जी को बहुत नज़दीक से देखा और मायावती के तो पूरे राजनीतिक जीवन को ही बहुत नज़दीक से देखा, जब जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया वहाँ से। मायावती जी के पास जो कुछ वोट आया वो कांशीराम के परिश्रम का परिणाम था। सतीश जी को याद होगा, नारा ये लगता था, काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। नारा ही नहीं लगता था बहन जी तेरी नेक कमाई, ना बहन जी की तो कमाई नहीं थी, कमाई तो कांशीराम की थी। सतीश जी गलत तो नहीं कह रहा। काशी तेरी नेक कमाई, बाबा साहब के बाद अगर दलितों के बीच में, मैं उत्तर प्रदेश की बात अगर स्पेसिफिकली करूं, बाबा साहब के बाद अगर दलितों के बीच में सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना किसी ने जागृत की तो वो कांशीराम है, और दलितों का भरोसा भी उनमें उसी स्तर का था। वो तो एक होता ना कि भाई अपने बैंक से फंड ट्रांसफर कर दिया। मायावती जी के हाथ में जब बसपा आई तब से डिटोरिएशन है। 2006 में कांशीराम जी गए, उनकी स्मृति में साथ में सरकार बन गई। उसके बाद मैं सतीश जी से इस पर उत्तर लूंगा, लेकिन जोशी जी आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए और कि भाजपा कह रही है कि मायावती की रिलेवेंसी बनी रहनी चाहिए, यानी मायावती उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण बनी रहनी चाहिए, यानी बसपा महत्वपूर्ण बनी रहनी चाहिए। जोशी जी, भाजपा चाहती है कि त्रिकोणीय रहे मामला, द्विकोणीय नहीं हो। इसके लिए अगर मोतीचूर का लड्डू भी उधर भेजना पड़ा तो भेज दो। जोशी जी, देखिए सर्वप्रथम डॉक्टर ऋचा राजपूत ने हमारे नेता की डिग्री के बारे में कहा ऑस्ट्रेलिया का। मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारे नेता की डिग्री को तो सब जानते हैं, साइट पे भी है, लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री। एक मिनट मैडम, पहले मेरे को बोलने उनकी बात सुन लो भाई। जी जी जोशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री वाला नेता केवल एकमात्र पूरे आपकी पार्टी पे। पहला विषय तो आपको डिग्री वाला विषय पे आपको बताना चाहता हूँ, और हमारे नेता की डिग्री सभी जगह है, चाहे विधायक रहे हो चाहे सांसद रहे हो, पूरा देश उसको देखा हुआ है। आपके एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अभी विषय है लोगों के पास चिंता का, पहला विषय। दूसरा, आपकी जो चिंता है मुझे दिखाई देती है, किस प्रकार 80 के 80 सीटों को लाने वाली उत्तर प्रदेश में दावा करने वाली को किस हद पे हमारे नेता ने पहुंचाया, ये भी आपका दर्द है। ये दर्द मुझे दिखाई देता है। और माननीय जी, अमिताभ जी, आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं, ये किससे छुपा हुआ है कि बसपा और भाजपा का कनेक्शन क्या है? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? ये प्यार क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? किसी से छुपा हुआ है क्या? उनकी चिंता जायज है डॉक्टर ऋचा राजपूत जी की। अगर बसपा नहीं होगी तो हमारी मदद कौन करेगा? ये तो बिल्कुल साफ। ठीक है जोशी जी, समझिए, ठीक है समझिए कि आप ये कह रहे हो कि जनरेटर एक ही है, दोनों लोग अपने अपने तार से बल्ब जला रहे हैं, ऐसा अच्छा करें, ठीक है। सतीश जी, एक तो ये कि मायावती जी के समय में संगठन का कोई विस्तार हुआ, ऐसा नहीं हुआ बसपा का। उसका सांगठनिक ढांचा DS4 वाम सेप से जो कुछ कांशीराम जी अपने परिश्रम से कर गए थे, क्योंकि कांशीराम जी चलने वाले व्यक्ति थे, पांव 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 घूमना। और जब दिल्ली में भी रहते थे तो मैं देखता था दरवाजा खुला रहता था, आओ जाओ मिलो जाओ आओ, कहीं कोई झगड़ा लफड़ा नहीं मिलने में। उससे एक पार्टी बनी। मायावती जी ने दूसरी स्टाइल अपनाई तो 9% पर आ गई। अब आकाश आए हैं और बीजेपी कह रही है कि बीएसपी को रहना बहुत जरूरी है, खाई पी रहे, तंदुरुस्त रहे बीएसपी, ऐसी भाजपा की शुभकामनाएं हैं। सतीश जी, देखिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की निश्चित रूप से उन सारी खामियों को, उन सारी चीजों को, जो परिणाम है, असफलताओं को स्वीकार करने के बावजूद भी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए जोशी जी, आपका जो पीडीए उसके ऊपर इतना बहुत ज्यादा घमंड या उसके ऊपर बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से उसके ऊपर फक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दलितों की जो सामाजिक सोच है, किसी भी उत्तर प्रदेश के दलित आज भी ये जानते हैं कि यही वो अखिलेश यादव थे कि जिन्होंने दलितों का आरक्षण बिल
बाकायदा लोकसभा में कह करके अपने सांसद से पढ़वाएं। यही अखिलेश यादव जी थे कि जिन्होंने 1 लाख दलितों को बाकायदा रिवर्ट इसलिए किया कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को बैकडेट से लागू किया जा रहा था। उसके बावजूद भी आखिर वो क्या हालात रहे। ऐसा भी था कि चौथे चरण के बाद जो चुनाव बदला और इस देश में संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म होगा, बीजेपी के लीडर्स ने निश्चित रूप से उसमें आग के अंदर घी डालने का काम किया। उसके तमाम लीडर्स, कर्नाटक से ये लोग कह रहे थे, मेरठ में भी तमाम लोगों ने कहा, छोटे छोटे लीडर्स ये कह रहे थे कि हमको 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदलने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। और ये कहीं ना कहीं जो दलित है, क्योंकि एक बात आपको मानना पड़ेगा कि एक दलित के जीवन में सबसे ज्यादा पवित्र कोई चीज है तो वो कहीं ना कहीं संविधान है। उसको आज भी लगता है कि उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आया वो कहीं ना कहीं उन संवैधानिक अधिकारों की वजह से ही आया है। वो साधन विहीन है। उसके जीवन में जितना भी परिवर्तन आता है कहीं ना कहीं आरक्षण से पाई हुई नौकरियों की वजह से आता है। तो निश्चित रूप से उसको भावनात्मक रूप से लगा कि शायद बहुजन समाज पार्टी सतीश जी एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट सतीश जी, एक मिनट रुक जाओ। मैं समझ थ्योरी नहीं, मैं प्रैक्टिकली समझना चाहता हूँ, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा इस सवाल के। मायावती, आकाश आनंद, अखिलेश यादव, तीनों लोगों ने नगीना में मोर्चा संभाला, फिर चंद्रशेखर कैसे जीत गए? और आकाश आनंद ने तो इतना मोर्चा खोल दिया था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। देखिए 2-3 एक मिनट, नगीना तो टोटल डिसीजन जो होता है नगीना में जीत हार का दलितों के ही हाथ में, बात तो कोई दूसरी धारा ही नहीं। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जाति अगर तोड़ती है तो जाति कहीं ना कहीं जोड़ती है। और ये एक्सपेरिमेंट इस लोकसभा के चुनाव में स्पेशली उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया कि वे सीटें जिनके ऊपर, सामान्य सीटों के ऊपर दलित समाज के लोगों को बाकायदा समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया और वहां ये देखा कि दलित वोटों का झुकाव कहीं ना कहीं उसको लगा कि मेरा सजातीय व्यक्ति अगर कहीं निकल करके आता है निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। यही भावनाएं कहीं ना कहीं आपको नगीना में भी दिखाई देती है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को अब पुनर्मंथन करने की आवश्यकता है। ठीक है सतीश जी, ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं आज बहस सिर्फ इतनी कर रहा कि किसके कंठ में कितना वजन, बाकी किस्सा कहानी नहीं। जहां मायावती खड़ी हो जाएं और कहें कि हमारे कैंडिडेट को वोट दो, चंद्रशेखर को वोट मत देना, उसके बाद दलित को कुछ सोचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दलित ने मायावती की बात नहीं मानी ना, महत्वपूर्ण बात यह है। बाकी तो कहानी है, उस थ्योरी में मैं नहीं जाता। मैं तो प्रैक्टिकल का आदमी हूं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। मैं कबीरपंथी हूं भाई। खैर, विजय कुमार जी, नगीना में अखिलेश जी आए, मायावती जी आई, आकाश आनंद आए इसको चंद्रशेखर को घेरने के लिए, और वो भी तब चंद्रशेखर की जीत में इसलिए कहता हूं कि अलार्मिंग है बसपा के लिए, जब प्रदेश में नॉन जाटव दलित, गैर जाटव दलित में ने 54% के आसपास वोट किया समाजवादी पार्टी को। यह भी बड़ा डेवलपमेंट था। उसके बाद भी नगीना का परिणाम। विजय जी, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी 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 जी। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। अभी नगीना चुनाव का मेरी ड्यूटी जो है अंदर लगी हुई थी, जब गिनती हो रही थी तो वोटों को गिनाने में। तो जो नगीना का जो समाज है, जो पूरा बहुजन समाज है और खासकर जाटव समाज है जिनकी बात यहाँ आप कर रहे हैं, जाटव समाज ने जो है पूरा बहुमत एक तरफा किया। तो जब वो क्रमवार गिनती हो रही थी तो बसपा के कैंडिडेट का कहीं 10 वोट, कहीं 20 वोट, 20 तो बहुत एक आध उसमें गया, 10-15 ऐसे ही हर राउंड में आ रहा था। तो जबकि बसपा ने, सपा ने
या इंडिया गठबंधन ने पूरा जोर लगाया कि चंद्रशेखर को हराओ हर हाल में, अगर ये जीत गया तो आने वाले समय में इसको रोक नहीं पाओगे। जबकि यहाँ इस देश में ये गलत फहमी में है, ये लोग जितनी पार्टियां हैं, देश की जनता ही नेता बताती है और देश की जनता ही पद देती है। हमने तो प्रयास किया कि बीजेपी को अगर हराना है तो मैं भी थोड़ा सा जो हिस्सा बनता है दे दीजिए, हम भी काम करें समाज में, मगर किसी पार्टी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। हम अपने बलबूते पर जीत गए, तो आज इनको दर्द हो रहा होगा, जैसी बात है। और जीत भी ऐसी दी है नगीना वासियों ने, 1,00,000 समथिंग वोट चंद्रशेखर जी को जीत के मिले हैं एक्स्ट्रा। तो मैं कहना यह चाहूंगा, जो आज ये लोग संविधान खाए सिर पे फिर रहे हैं, वो चाहे अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी हो, ये मुद्दा हमारा है संविधान का, इनका नहीं है। और ये तो सिर्फ वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। और बात रही जो अभी यूपी में जो वोट जाटव समाज का जो वोट गया है, वो सिर्फ संविधान बचाने के लिए वोट गया है, क्योंकि हमने भी अभी सिर्फ 2 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतारे थे। एक जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी थे, और दूसरी में हमारे कैंडिडेट को 80,000 वोट मिला है। तो आप ये रख लीजिए, अगर ये जीते हैं यूपी में तो हमारी बदौलत है। अगर हम उस पर हर सीट पे अपने कैंडिडेट साथ देते तो ये समझिए बिल्कुल भी 37 सीट नहीं आती इंडिया गठबंधन की। और ये संविधान बचाने की बात अभी सतीश जी कर रहे थे, संविधान को तो अखिलेश जी ने हमारा जो आरक्षण का बिल फटाया, तो ये संविधान की खाली बात करते हैं। और वही बीजेपी की बात, बीजेपी 400 पार कर करके जो संविधान खत्म करने वाली थी, ऐसा नहीं होगा देश में जब तक आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हर दलित, हर पिछड़ा, हर आदिवासी की आस्था बनी हुई है। और अगर ये संविधान खत्म कर देंगे तो संविधान हम खत्म नहीं होने देंगे। आज आजाद समाज पार्टी जिंदा है और आजाद पार्टी खाली विजय जी अभी रुकना होगा, ठीक विजय जी रुकना होगा। जोशी साहब, चंद्रशेखर की पार्टी के विजय जी कह रहे हैं कि वो तो अच्छा था, हमने 2 ही जगह चुनाव लड़ा, हम 80 सीट पे लड़ जाते तो सपा की हालत खराब हो जाती, कतई सीट नहीं जीतते। जोशी जी, अब एक नया कॉम्पिटिटर भी आ गया। अभी तक आप भाजपा से लड़ रहे थे, बसपा से लड़ रहे थे, अब इधर भी मामला आ गया है। जोशी जी, लंबे समय से जो लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, उनको पता है कि केवल जो सफलता है वो सभी प्रश्नों का जवाब देती है। और हम ना तो कुछ कटाक्ष करना चाहेंगे जो बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे सपोर्टिव हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पर, वो उनके बारे में, ना यहाँ पर हम आजाद समाज पार्टी के जो नेता बैठे हैं उनके बारे में। हम तो केवल पीडीए की बात करते हैं। सीधी हमें केवल आंख जो दिखाई देती है वो पीडीए की दिखाई देती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसी की लड़ाई को लड़ेंगे, यही सूत्र पर चलेंगे और इसी से लेकर सड़क से लेकर सदन तक का रास्ता दिखाई देता है। और यही हमारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, इनके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और आखिरी दम तक इनके लिए लड़ेंगे। बस हमारी सीधी लाइन है, ना हमारा किसी से कंपटीशन।